सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में कवर अप किया था कि कंपनी क्या होती है और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लस क्या क्या टाइप होते हैं कंपनी के या काइंड्स ऑफ कंपनीज को। इसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा था कि 1% कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक पार्टनरशिप फर्म में और एक कंपनी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन मोड, कि कैसे हमारी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, कैसे सेटअप की जाती है। तो सबसे पहला है हमारा पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है सेटअप की जाती है एग्रीमेंट से, और वो एग्रीमेंट किन लोगों के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में। जो लोग बिजनेस को चलाएंगे उन्हीं के बीच में तो एग्रीमेंट होगा ना। अब कंपनी की बात आती है। अब देखिए कंपनी कैसे होती है, सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। मतलब कि कंपनी कैसे सेटअप की जाती है, जब उसको रजिस्टर कर दिया जाता है। और रजिस्टर कहाँ पे करते हैं, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में करते हैं, या फिर अगर उससे पहले वाले लॉ में भी रजिस्टर है तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि उससे पहले हमारा 1956 भी एक्ट था कंपनीज एक्ट का। इसके बाद है हमारा रेगुलेशन एक्ट, कि कौन से एक्ट इसको रेगुलेट करते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको रेगुलेट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनीज को करता है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हो गई हमारे एक्ट की बात। इसके बाद आया नंबर ऑफ मेंबर्स। एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने जरूरी हैं? 2 पार्टनर्स तो होने जरूरी है ही, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 50 की है। मतलब अगर 50 से ज्यादा लोग होंगे तो पार्टनरशिप नहीं रहेगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा कंपनी के अंदर अपने आप को। और रही बात हमारी कंपनी की, अब जो कंपनी होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली तो 1% कंपनी, तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंसान रहता है। इसके बाद आई हमारी प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो हमारी 200 मेंबर्स की होती है। और जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है। और अगर मैक्सिमम नंबर की बात की जाए तो वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई नंबर हमें मैक्सिमम का स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है लायबिलिटी का। जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि मान लीजिए कि बिजनेस ने पैसा कमाया नहीं और उधार उसका बहुत ज्यादा चल रहा है, तो पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसा लेके आना पड़ सकता है अपने सारे कर्जे को चुकाने के लिए, अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो मेंबर्स की लिमिटेड होती है। किस तक, जितना उन्होंने शेयर कैपिटल दिया है उस तक, या फिर उन्होंने अगर बोला है कि गारंटेड अमाउंट है हमारा कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं पे कर सकते हैं, तो वहां तक ही लिमिटेड रहती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उन केस में जो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं रह जाती है, उन्हें अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस करनी पड़ती है उस केस में। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में। देखिए जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन या तो होगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का उसके हिसाब से किया जाएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस केस में सभी पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट दिया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। अब आती है कंपनी की बात। जो उसमें देखा जाता है कि डायरेक्टर्स या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और प्रॉफिट में यहाँ पे यूज किया जाता है डिविडेंड को, क्योंकि हम डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने हमारे कंपनी के शेयर्स को लिया हुआ होता है। इसके बाद आई बात मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कौन करता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में? क्या सारे कामों को करने वाला कौन होता है? पार्टनर्स ही होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। या तो सारे पार्टनर्स होंगे या फिर वो पार्टनर्स होंगे जो सारे कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कंपनीज की बात की जाए तो कंपनी को मैनेज करने के लिए कौन होते हैं हमारे पास में? डायरेक्टर्स। वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी को अच्छे से मैनेज करने की। इसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं, कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी, जब तक वो बाकी के पार्टनर से अपना कंसेंट ना ले ले। अगर बाकी के पार्टनर से मना कर दिया कि आप नहीं दे सकते हो तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी की बात आ जाए तो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसमें आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स को। इसके बाद हमारा पॉइंट है बिजनेस का,
बिजनेस का मतलब कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन कौन से बिजनेस को कर सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म कोई भी बिजनेस को कर सकती है अपनी मनचाहे मुताबिक से। लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को कर सकती है जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जैसा हमारा एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कंपनी के लिए। तो उसी में डिसाइड किया जाता है कि ये जो कंपनी है इसको फॉर्म करने का पर्पस क्या है, ये क्या बिजनेस करने वाली है, और वो जो बिजनेस लिखा हुआ होगा उस मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो वो कंपनी सिर्फ उसी बिजनेस को कर पाएगी, उसके अलावा और कोई बिजनेस अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना। अब जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर रिटायरमेंट हो गया पार्टनर्स में से किसी एक का भी या फिर सबका, या फिर किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हमें पार्टनरशिप इतने टाइम में डिसॉल्व कर देनी है, यानी कि खत्म कर देनी है, तो उस केस में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो वाइंड अप हो जाती है। लेकिन अगर कंपनीज की बात की जाए तो कंपनी सिर्फ तभी वाइंड अप हो सकती है जब वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करे जो प्रोसेस हमें कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि क्या बिजनेस स्टेबल रह पाएगा अगर कोई कंडीशन हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी की रिटायरमेंट होती है, किसी की डेथ होती है, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इन सभी केस में जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है और हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाता है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेंबर्स कितने भी आए कितने भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये हमने कंपनी के फीचर्स में भी देखा था कि मेंबर्स कैन कम एंड मेंबर्स कैन गो बट द कंपनी रन्स फॉर एवर। तो ये एक ऐसी कहावत है इसमें कि कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, या फिर उन्होंने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है, कंपनी हमेशा चलती ही रहती है और इससे हमारी बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा डिफरेंस था हमारी एक पार्टनरशिप फर्म में और एक कंपनी में। और जो भी चैप्टर के डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत आ जाते हैं पेपर में, तो आपको जरूरी है कि आप जो भी डिफरेंसेस है वो सारे अच्छे से करके चले ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अगर आप ये चैप्टर्स को करोगे ही तो आधे से ज्यादा डिफरेंस तो आपको आराम से याद हो ही जाएंगे, क्योंकि इन हर पार्टनरशिप के ऊपर भी आपके पास चैप्टर है और कंपनी के ऊपर भी चैप्टर है। तो आप जब इनको पढ़ोगे समझोगे तो आपको सारी चीजें करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आई होप मैं आपको ये डिफरेंस समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।